Dear students, in the last lecture number 1 of current electricity, we have studied the basic concepts of electric current कि current किस तरह से produce होगी. इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में करंट दोनों टाइप के आयंस के थ्रू होगी, बट कंडक्टर्स में करंट का बेसिस सिर्फ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो जैसे ही आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में प्रोवाइड करेंगे, तो उसी समय इलेक्ट्रॉन स्टेडी फ्लो से फ्लो होने स्टार्ट हो जाएंगे. तो इस वे में हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर ड्रिफ्ट स्पीड, ओम्स लॉ. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट स्पीड. तो जैसे आपने एक केस देखा था कि हम लोगों ने ये कंडक्टर लिया हुआ है और इस कंडक्टर में आपने कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया. So over the case is the external electric field applied is zero. कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं किया. So as we can see, जो अंदर के ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स माइनस माइनस देख सकते हैं हम, दे सफर कोलिशन विथ हैवी फिक्स्ड आयंस. सो फर्स्ट पॉइंट था आपके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स सफर नंबर ऑफ कोलिशंस विथ हैवी फिक्स्ड आयंस. हैवी फिक्स्ड आयंस मीन्स जिसमें से वो इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कॉपर एटम. तो कॉपर एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो एक कॉपर आयन बन जाएगा और तब आप इसको बोल देंगे दिस इज हेवी फिक्स आयन. ठीक, और इस वन इलेक्ट्रॉन जो निकल चुका है इसको आप बोल देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में से निकल चुके हैं तो वो अपने हेवी फिक्स आयंस में से कोलाइड होना स्टार्ट कर देते हैं. Now, all electrons we can see are moving in the random direction and colliding with each other. Hence, their average velocity is equal to zero because their directions are random. So, we can write it 1 upon n summation of Vi, this is a vector quantity, is equal to 0 because their directions were not फिक्स. अब हम एक ऐसा सिचुएशन कंसीडर करते हैं, सीज द सेकेंड फिगर, जिसमें हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है. So if we apply some electric field, let this be the external electric field, that this is connected to the cell. इसको हम मेटल के दोनों एंड्स को हम सेल के दो एंड्स से कनेक्ट कर दें. तो एज वी कैन सी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स लेफ्ट. तो आप जो कनेक्शंस करेंगे वो इस टाइप के करेंगे ऐसे. So the direction of electric field is leftward, hence a potential difference is also set up inside the conductor. So जैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक फोर्स चार्जेस पर एक्सर्ट करना शुरू कर दिया एज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय द चार्ज. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा. सो फोर्स भी सभी चार्जेस पर लेफ्ट साइड में लगना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ये चार्जेस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा. सो एज इफ वी आर कंसीडरिंग द चार्ज एज इलेक्ट्रॉन, we will be getting electric field is equal to F upon minus E. So force will be minus E into E. This is equation number 1. But by Newton's second law, we get force equal to mass into acceleration. So let be equation number 2. अब जो भी एक्सटर्नल फोर्स का बेसिस होगा, लाइक यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो वही इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा. सो वी कैन इक्वेट these terms of force of equation 1 and 2. Hence we get the acceleration
produced in electrons is minus E divided by m. This is equation number 3, where m is the mass of electron which we are considering and minus E is the charge on the electron. I hope आप नोट करते जा रहे हैं बेटा. ठीक. अब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ith इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं एट अ गिवन टाइम t. एक टाइम t पर आप ith इलेक्ट्रॉन की सिर्फ पोजीशन देखेंगे. सो इफ वी सी दिस फिगर, this ith electron is going randomly कि A से M आता है, M से N आता है, N से Q, Q से P, P से R, R से S और फिर S से B. तो आप जब ith इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखेंगे कि वो B डैश पर आकर रुक जाता है. So this was the last collision of ith electron. ठीक है, last collision था ये. So check the derivation again. B डैश पर आकर वो इलेक्ट्रॉन रुक गया. So we are considering at a given time t कि उसके स्लाइट टाइम के बाद में वो रुक जाता है. So assume करते हैं कि इसके लास्ट कोलिशन के कुछ देर बाद का टाइम है ti. Got it? So it means ti टाइम पर इसकी instantaneous velocity थी vi. So we can take vi be the last velocity after the last collision. Hence we can take its velocity vi at time t is, as आपके पास काइनेमेटिक्स में फर्स्ट इक्वेशन है v is equal to u plus at. So for final velocity we can put capital Vi. For the initial velocity we can put this Vi, and for acceleration check the previous expression minus E upon m. So we can put for A minus E upon m into at any instant ti. So this be equation number 4. तो इसमें आपने काइनेमेटिकल फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया है. सिंस अब हम इसके लास्ट कोलिजन से अगर स्टार्ट करें तो it is moving with the acceleration minus E upon m, जिसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट ma is equal to minus of e into e. सो अब जो आप एवरेज वेलोसिटीज लेंगे एट टाइम t, so this will be average of all these VIs because अब इलेक्ट्रॉन में एक फिक्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो चुका है which is equal to minus E upon m. So यहाँ पर अब रैंडम मोशन या फिर रैंडम वेलोसिटी जीरो नहीं होगी. So therefore after any collision the velocity of an electron is fixed. अब जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया था तो उस समय कोलिशंस इलेक्ट्रॉन के ऐसे रैंडम इंटरवल पर नहीं होंगे बट फिक्स हो जाएंगे. तो उसके जो कोलिशंस का बीच का टाइम इंटरवल है वो भी रेगुलराइज हो जाएगा because the acceleration of the electron is now fixed. So let me take tau. इसको आप प्रोनाउंस करेंगे tau. Let me take tau is the average time. क्योंकि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था तब इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी रूल एक दूसरे से कोलाइड होते थे, फिक्स आयन से कोलाइड होते थे. बट जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इलेक्ट्रॉन को फिक्स वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मिल गया, उसका डायरेक्शन फिक्स हो गया. तो उसके दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो भी फिक्स हो जाएगा. सो लेट वी आर टेकिंग tau as the average time interval
between the successive collisions। ठीक, दो बार टकराने के बीच का उसका जो टाइम होगा वो भी फिक्स हो जाएगा। सो उसको आपने सिंबलाइज किया टाउ। अब एज्यूम करते हैं कि किसी भी एक टाइम पर एट अ गिवन टाइम सम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज आप जो भी इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर कर रहे हैं वो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट जैसे ही आप इस सिचुएशन को भी जनरलाइज करते हैं तो आप देखते हैं कि जो हम लोगों ने टाउ मींस एक एवरेज टाइम लिया था बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन्स, बट कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसा टाइम लेंगे जो कि एवरेज टाइम से ज्यादा होगा कोलिजन्स के बीच में, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स टी आई कुछ ऐसा टाइम लेंगे जो कि एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स से कम होगा। In other words, we can say that the time Ti in which the collision take place will be somewhat greater than tau and somewhat less than tau. So we can have the average value of Ti as tau. तो आपने इसको बिल्कुल जनरलाइज कर दिया है। तो दिस टाउ इज कॉल्ड एज द रिलैक्सेशन टाइम। सो रिलैक्सेशन टाइम, जैसे आपके दो क्लासेस के बीच का जो गैप होता है वो रिलैक्सिंग टाइम होता है। तो इसी तरह से मान लो इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट पर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है और फिर जाके बी पॉइंट पर एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो ए से बी तक जाने के लिए वो जो टाइम लेगा उसको आप बोल देंगे रिलैक्सेशन टाइम। हेंस वी कैन एवरेज, ये जो हम लोगों ने फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन निकाला था, इसको जब हम एवरेज करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को, सो वी विल बी गेटिंग ऑल द सबस्क्रिप्ट्स एज एवरेज। तो हम इस तरह से लिखेंगे वी आई एवरेज इक्वल्स टू वी आई एवरेज माइनस एक्सेलरेशन की वैल्यू इनटू टी आई एवरेज। तो व्हाट वी हैव सीन, ये कुछ टी आई की वैल्यू टाउ से ज्यादा है, कुछ टी आई की वैल्यू टाउ से कम है। सो आपको जो एवरेज वेलोसिटी का आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। सो दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, माइनस ई ई अपॉन एम, और इस टी आई एवरेज के प्लेस पर हम ले लेंगे टाउ, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। सो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो आपको एवरेज वैल्यू मिली पूरी की पूरी वेलोसिटीज की, इसको हम बोल देंगे दिस एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब जैसे ही आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स पहले टकराते टकराते कोलाइड करते करते लास्ट में सेटल हो जाते हैं और इस तरह से वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी ऑब्टेन कर लेते हैं, which is also called as drift velocity of electrons, and this is equal to minus e e into relaxation time divided by the mass of the electron. So let this be equation number 5। ठीक, अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग कुछ डिफरेंट डेटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। So you may note down this first expression of drift velocity। ठीक है, अब इसमें से कौन सी क्वांटिटीज मेजरेबल नहीं है उस क्वांटिटी को आप यहाँ से रिमूव कर देंगे एंड यू विल बी कन्वर्टिंग इक्वेशन 5 इन द फॉर्म ऑफ मेजरेबल क्वांटिटीज। सो ड्रिफ्ट का मीनिंग हुआ कांस्टेंट वैल्यू, मतलब सब के सब इलेक्ट्रॉन्स एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज अबाउट 10 to the power minus 4 meter per second to 10 to the power minus 5 meter per second। मतलब बहुत ही स्लो स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे।
So what will be the result of drift? ड्रिफ्ट होने के बाद क्या रिजल्ट होगा कि देयर विल बी, सपोज आपने ये एक मेटालिक सिलेंडर कंसीडर किया, इसका आपने कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर किया, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन से जैसे ही हम चेक करते हैं, सो बिकॉज दिस वाज ई और हम लोगों ने ये जो एरिया लिया हुआ है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस इज कॉल्ड एज प्लेनर एरिया। तो जैसे ही हम इस प्लेनर एरिया में चेक करते हैं इन द इनफाइनाइट डेसिमल इंटरवल ऑफ टाइम मींस डेल टी, बहुत स्मॉल इंटरवल में जब हम चेक करते हैं, सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स टू द लेफ्ट ऑफ द एरिया, मतलब ये जो लेफ्ट ऑफ एरिया का पार्ट है, अगर आप इसमें चेक करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया, लेट दिस डिस्टेंस we take it as by the common formula of velocity multiplied by time. So as the time interval is very very small, तो आप जब डिस्टेंस लेते हैं जब भी, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, so this we can take by the magnitude of drift velocity into the small time. आपने बिल्कुल कॉमन फॉर्मूला ले लिया, that distance equal to speed into time. ठीक है, अब अगर आप लेते हैं let n be the number of electrons per unit volume, so what will be the number of free electrons covering the unit volume? We can take it as minus n into e into a into distance covered है vd into del t, because आपको एरिया into डिस्टेंस, दिस इज एरिया into दिस इज डिस्टेंस, इससे मिल जाएगा आपको वॉल्यूम। तो ये आपके पास में आ जाएगी the amount of total positive charges. So this is number of positive charges because electrons were going in the left direction. So we can have positive charges going in the right directions. ठीक है, so आपने जो टोटल चार्जेस थे उसको ट्रांसपोर्ट करवा दिया along E and hence we may have Q equals to I into del T, क्योंकि Q के बेस पर आप करंट into टाइम लेते हैं, इक्वल टू ये पॉजिटिव चार्जेस ले रहे हैं हम, सो दिस इज प्लस N E A magnitude of drift velocity into del T. So del T will cancel and we get the answer for electric current as N E A into Vd, and where Vd is the drift velocity. So we can have I equals to N E A V D, this as the next equation. So check करेंगे हम लोग इक्वेशन कहाँ तक नंबरिंग कर चुके थे बेटा, 5 तक. So this will be equation number 6. So this is another expression for the relation between the electric current and the drift velocity. तो ये आपके पास सेकेंड रिलेशनशिप आ चुका है। अब जब हम Vd की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd from equation minus EE upon m into the relaxation time in, जैसे ही हम इसको इक्वेशन नंबर 6 में प्लेस करते हैं, मीन्स यहाँ पर जब आप पुट करते हैं, सो यू गेट I इक्वल्स टू N E A और Vd की वैल्यू पुट कर दी माइनस E E टाउ डिवाइडेड बाय m. ठीक, so what do we get? This is I equals to E square, माइनस साइन नेग्लेक्ट कर दिया, into A into tau. Check this, we have taken E square into A into tau into E
divided by M, as well as the number of electrons per unit volume. So this defines the relationship of current with the electric field. So current is directly proportional to the electric field as well as directly proportional to the cross section area as well as directly proportional to the relaxation time and electronic concentration. तो ये आपको मिल गया next relationship which can be called as equation number 7. अब नेक्स्ट एक न्यू क्वांटिटी डिफाइन करते हैं हम करंट डेंसिटी which is shown by J, and this is equal to current divided by area. So mathematically we can write it J equals to I divided by A. Hence cross multiplication से I equals to JA. तो इसको हम लोग यहाँ पर जैसे ही करंट की वैल्यू को अब यूज करेंगे equation number 7 say, so we may have E square A tau E n divided by M. We can get this is equal to J into A. Now A is cancelled. ए कैंसिल तो आपको करंट डेंसिटी की वैल्यू मिलती है जे जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी आता है आपके पास में सो दिस जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ ई डिवाइडेड बाय एम सो वी कैन हैव द वेक्टर जे is parallel to E. The vector J is parallel to E and hence we can write this equation in the vector form such as J vector equals to n e square tau into E vector divided by m. अब इस इक्वेशन को ये जो आपके पास में इक्वेशन आया है इस इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे एक स्पेशल इक्वेशन से जो अभी तक नहीं पढ़ा है हम लोगों ने विच इज जे इक्वल टू सिग्मा ई जहां आपके पास में सिग्मा है कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल एंड व्हेन वी कंपेयर इट वी नो दैट कंपैरिजन से देखो आप जे और ई को अलग अलग कर दो एंड यू गेट दैट सिग्मा इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय एम so which gives us the electrical conductivity in other form. So this is also the relationship of conductivity and which is independent of the electric field and hence we know that the conductivity just depends on the material or the type of the conductor. Now we will be starting Ohm's law, but in this lecture we will be just studying Ohm's law and basis and limitations we will be studying in the next lecture. So let's take what is the basic form of Ohm's law. So as it states that the current I through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its two ends, provided the physical state of the conductor is unchanged. It means physical state का meaning हुआ temperature, pressure, material ये सब बातें या फिर लेंथ एरिया ये सब बातों को आप कांस्टेंट रखेंगे तब कंडक्टर के थ्रू जो करंट है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी and hence we can get the proportionality constant as the R which is called as the resistance of the conductor. ठीक है सो आपके पास R का एक्सप्रेशन आ जाता है V अपॉन I. So R is the ratio of the potential difference to the current flowing through the conductor. Now in class 10th also we have studied that the SI unit of resistance is ohm which is denoted by this symbol. The SI unit of voltage is volt that is electric potential and SI unit of electric current is ampere. So we can write as
according to the given data 1 ohm if this is 1 volt upon 1 ampere. So इसको हम लोग define कर सकते हैं whenever a potential difference of 1 volt is applied across the ends of the conductor which causes a current of 1 ampere to flow through the conductor, then the resistance of the conductor is 1 ohm. ठीक है, so this is the definition of 1 ohm. So दोनों को कंबाइन कर देंगे अब ये चेक करते हैं हम लोग फॉर अ कंडक्टर व्हाट इज द शेप ऑफ आई वी कर्व. सो कंडक्टर का बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल होता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस देंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं जिसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन जस्ट अभी डिराइव किया. So actually this dotted line shows that if ideal Ohm's law is obeyed, but this slight deviation, ये जो आपको dark line मिल रही है, this is applicable for the good conductor as no conductor is ideal. 100% Ohm's law को कोई भी कंडक्टर ओबे नहीं कर सकता. सो हम गुड कंडक्टर के ग्राफ में चेक करते हैं ये स्लाइड सा डेविएशन आता है. इसका रीजन है कि जैसे जैसे आप कंडक्टर के थ्रू बी को बढ़ाते जाएंगे आई भी बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा वायर में हीटिंग भी बढ़ती जाएगी मींस वायर का टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा. सो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड फास्ट हो जाएगी. So in that case, they will not be obeying the concept of drift velocity completely. Hence, we get this R as V upon I just in the ideal condition. तो आपको जो I की वैल्यू मिलेगी हीटिंग के केस में वो चेंज हो जाएगी हल्की सी. That is why there is some little deviation in the case of good conductors as compared to the ideal case. Okay, so in next lecture we will be covering more about Ohm's law. Till then, revise first lecture also and also watch the video of electrostatics and share all the information with your friends.